दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 3 दिन बाद कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री की चुनावी रैली होनी है और इस ब्रिगेड ग्राउंड में ऐसी तैयारी होनी चाहिए कि बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी रहे। यह मौजूदगी ऐसी रहे कि कुछ दिनों पहले जब वामपंथियों की वहां पर रैली हुई थी तो लोगों ने देखा कि अपरंपार भीड़ है, लेकिन इस बार की तैयारी प्रधानमंत्री की रैली को लेकर, वह भी पहली रैली है चूंकि 7 मार्च को, तो ब्रिगेड ग्राउंड की तैयारी जबरदस्त हो चली है। दिल्ली से भी अधिकारी वहां गए हैं, देख कर आए हैं। दिल्ली में एक रणनीति भी बनाई जा रही है कि किस तरीके से इस रैली को सामने लाना चाहिए, यानी यह ऐसी रैली हो जिसके बाद लगने लगे कि हां, वहां पर ममता बनर्जी चुनाव हार रही है। लेकिन सवाल आज जीतने हारने का हम आपसे नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ रैली की जगह का जिक्र कर रहे हैं और अधिकारियों की आवाजाही का जिक्र कर रहे हैं। क्योंकि जरा सा पीछे चलिएगा तो 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी वाराणसी, और वहां पर जब रैली हो रही थी अप्रैल के महीने में, तो दिल्ली से बड़ी तादाद में अधिकारी वहां लगातार जा रहे थे और रैली और रोड शो दोनों को आयोजित करने की दिशा में वह जो भी लकीर खींचते थे उसी आधार पे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होता था। उन अधिकारियों में पीएमओ के भी अधिकारी शामिल होते थे जो कि अपने तरीके से देखते थे डायस कहां पर बनेगा, उस मंच पर किसकी मौजूदगी होगी, वहां पर कैमरे कैसे लगेंगे, माइक की दिशा क्या होगी, कहां पर कितने लाउड स्पीकर लगेंगे, सब चीजों पर नजरिया ध्यान अधिकारियों का रहता था। वो अधिकारी जो सरकारी अधिकारी हैं, वो अधिकारी जो पीएमओ से जुड़े हुए अधिकारी हैं। आपके जहन में जरूर यह सवाल होगा, आज इन बातों के जिक्र करने का मतलब क्या है। इन बातों के जिक्र का मतलब सिर्फ इतना है कि झटके में राहुल गांधी ने इमरजेंसी को लेकर माफी मांग ली और इमरजेंसी शब्द आते ही इस देश के भीतर में तमाम लोग, हो सकता है संविधान के पन्ने खोलें या संसदीय लोकतंत्र को समझना चाहें कि दरअसल क्या वाकई इमरजेंसी के तब का वक्त और उस समय जो अदालत का आदेश और फैसला आया था और आज की तारीख में जो हो रहा है उसमें अदालत का फैसला या निर्णय कुछ होता क्यों नहीं है। तो क्या वाकई इतना लंबा सफर 1975 से लेकर 2021 यानी तकरीबन 46 बरस हो चले हैं, इन 46 बरस में भारत के संविधान की परिभाषा बदल गई, संसदीय लोकतंत्र को जीने के तरीके बदल गए क्या, और क्या वाकई इमरजेंसी तब की और आज के लोकतंत्र के बीच में इतनी गहरी खाई है कि लोकतंत्र इमरजेंसी पर हावी लगती है क्या। यह सवाल है। यह सवाल इसलिए क्योंकि इंदिरा गांधी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस सिन्हा ने जब फैसला सुनाया था तो उन्होंने 2 आरोप माने थे। वह 2 आरोप आपको याद होंगे, लेकिन हमें लगता है आज उसको दोहरा देते हैं क्योंकि जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 123/7 के तहत जिन 2 आरोपों को साबित किया गया था, वह 2 आरोप ऐसे थे जो आज की तारीख में हर कोई कर रहा है, प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं। क्योंकि उस वक्त जो आरोप लगे थे उसमें कहा गया था रायबरेली में चुनावी सभाओं के लिए जो मंच बनाया गया, जो लाउड स्पीकर लगाया गया, उसके लिए जो बिजली ली गई, वह सरकारी अधिकारियों का उसमें सहयोग लिया गया। यह पहला आरोप था। दूसरा आरोप, उस समय पीएमओ में एक अधिकारी हुआ करते थे यशपाल कपूर, इंदिरा गांधी के करीबी थे, वह भी कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार में मदद कर रहे थे। अब आप कल्पना कीजिए, कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में खोजिएगा कि दिल्ली के कौन कौन अधिकारी कहां कहां मौजूद हैं, और चूंकि बंगाल में तो 20 रैलियां होनी है, असम में भी 7 रैली होनी है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिल ही जाएगा और पीएमओ से जुड़ा अधिकारी भी मिल जाएगा। और इतना ही नहीं, जो बिजली खींची जा रही है, जो मंच बनाया जा रहा है, जो लाउड स्पीकर बनाया जा रहा है, क्या उसी लगाने में कहीं कोई सरकारी अधिकारी का कोई योगदान है या नहीं, जरूर खोजिएगा। क्योंकि उस वक्त की परिभाषा और आज की परिभाषा में कितना अंतर आ गया है, यह इससे भी समझिए कि 2019 में प्रधानमंत्री बनारस में जाकर दशाश्वमेध घाट पर जाते हैं और गंगा आरती करते हैं, लेकिन 1975 में फैसला देते वक्त जस्टिस सिन्हा कहते हैं कहीं गाय बछड़े के नाम पर धार्मिक तौर पर भावनाओं को एक्सप्लॉइट तो इंदिरा गांधी ने नहीं किया था। हालांकि इस सवाल पे इंदिरा गांधी को क्लीन चिट दे दी जाती है, लेकिन मौजूदा वक्त में मंदिर जाना, आरती करना, धर्म को नाम पर लेके नारे लगाना, यह सारी चीज अब खुला खेल है। क्योंकि धर्म को लेकर बार बार कहा जाता है यह धर्म नहीं है, यह तो जीवन जीने का तरीका है, वे ऑफ लाइफ है।
तो क्या लोकतंत्र की परिभाषा बदल गई है? ये सारे सवाल हैं, क्योंकि जैसे ही आप 1975 के दौर में चले जाइएगा तब आपके जहन में उस दौर की बहुत सारी चीजें नजर आएंगी। जो आरोपों की फहरिस्त अदालत में पहुंची थी उसमें इस बात का भी जिक्र था कि इंदिरा गांधी ने तय रकम से ज्यादा खर्च तो नहीं कर दिया प्रचार के वक्त में। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अपने तौर पर कहा कि 2019 के चुनाव प्रचार में बड़ी तादाद में खर्च हुआ। उसने कोई डाटा नहीं दिया, लेकिन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म और इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट ने बताया कि तमाम कॉन्स्टिट्यूएंसी जो वीवीआईपी थी, जिसमें बनारस भी आता है, उसमें भी खर्च अपरंपार हुआ है। और जब यह खर्च का जिक्र होता है और इन खर्च के बाद में होता है कि चुनाव में खर्च कितना महत्वपूर्ण है, तो हमें लगता है कि आज कुछ पन्ने फिर अतीत के खोलना चाहिए। इंदिरा गांधी भी एक वक्त सोचती थी कि दरअसल खर्च, चुनावी खर्च को इतना बढ़ा दिया जाए जिससे कोई आम शख्स चुनाव लड़ ही ना सके। इस बात का जिक्र हमको लगता है किताब है, यह किताब चंद्रशेखर के ऊपर लिखी गई रहबरी का सवाल है। इसमें चंद्रशेखर की एक जेल डायरी का हम आपको हिस्सा बताते हैं। 27 जून 1975 को चंद्रशेखर, देश के पूर्व प्रधानमंत्री, उनका लिखा हुआ है कि बीजू पटनायक कह रहे हैं उनसे कि बीजू पटनायक का कहना है कि 4-5 बरस पहले इंदिरा गांधी ने उनसे कहा था कि राजनीति में नैतिकता कुछ नहीं होती, सफलता ही सब कुछ है, उसे किसी भी प्रकार प्राप्त करना चाहिए। और चुनावों के बारे में उनकी राय थी कि उसे इतना महंगा बना देना होगा कि कोई भी विरोधी पार्टी उस दौर में कहीं भी पास पहुंच ना पाए। यह कह रहे हैं इस किताब में, जिस किताब का हम जिक्र कर रहे हैं चंद्रशेखर को लेकर, उसमें इस बात का जिक्र है। तब के हमने एनालिसिस करना शुरू किया कि चुनाव आयोग जो तय रकम तब देता था या इलेक्शन कमीशन जो खर्च करता था, और आज की स्थिति में अगर दोनों की करेंसी को तब और अब में औसत में ले आया जाए, यानी मिला दिया जाए, तो क्या स्थिति बनती है। आपको जानकर हैरत होगी कि उस वक्त जो इंदिरा गांधी चुनाव में खर्च कर रही थी, उससे सिर्फ 25 गुना ज्यादा मौजूदा वक्त के चुनाव में 2019 में खर्च हो गया। अगर उस समय के पैसे को अब के पैसे के हिसाब से कन्वर्ट भी कर दिया जाए तो भी। और इसमें 90% खर्चा बीजेपी का ही निकल कर आता है, जो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट की जो पूरी स्थिति है। और इसके पैरेलल में और पीछे चले जाइएगा तो जो कॉरपोरेट और इंडस्ट्रियलिस्टों से जो पॉलिटिकल फंडिंग होती थी तब के दौर में और अब के दौर में, उस समय उतनी लीगलाइज नहीं थी। माना जाता था कि सत्ता के करीबी हैं ये लोग। अब ये माना जाता है कि सत्ता ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि तमाम कॉरपोरेट्स अगर करीब नहीं रहेंगे, फंड नहीं करेंगे, तो उनके लिए मुश्किल वक्त शुरू हो जाएगा। स्थितियों में परिवर्तन आया है। लेकिन बहरहाल, चूंकि राहुल गांधी ने माफी मांगी उस वक्त की, और इस दौर में हमारा संसदीय परिस्थिति कैसे बदलती चली गई, तब चर्चा होती थी वोटरों को कहीं रिश्वत तो नहीं दी गई है, वायुसेना के जहाज हेलीकॉप्टर को चुनावी प्रचार में उपयोग तो नहीं लाया गया है। ये सारे सवाल मौजूदा वक्त में बदल जाएंगे। अब इमरजेंसी नहीं है, अब लोकतंत्र की परिभाषा नए रूप में गढ़ी जा रही है। संविधान को देखने का नजरिया आपके भीतर नए सिरे से आना होगा। जो जन प्रतिनिधित्व कानून है उसको भी इलेक्शन कमीशन ने अपने तौर पर जो व्याख्यात करने की सोच डेवलप की है, वह भी परिवर्तित हो गई है। क्योंकि जब इन बातों का हम आपसे जिक्र करते हैं तो हमको एक बात और जहन में यहां पर आती है। 2014 के चुनाव में जिन नारों को प्रधानमंत्री बनने से पहले मोदी जी ने लगाया था, उसके बाद वो नारे पूरे नहीं हुए, बल्कि उसके उलट की स्थिति आ गई। चाहे वो महंगाई का जिक्र हो, पेट्रोल डीजल की कीमतों का जिक्र हो, चीन का जिक्र हो, सीमा की परिस्थितियों का जिक्र हो, देश के भीतर की स्थितियों का जिक्र हो, एजुकेशन का जिक्र हो, हेल्थ का जिक्र हो, सबसे जुड़े हुए नारे लगे थे। उस समय इंदिरा गांधी ने 1971 में गरीबी हटाओ का नारा लगाया था, और गरीबी हटाओ के नारे के साथ एक सवाल यह आता है, वो अक्सर चर्चा में बैठती थी और पूछती थी, गरीबी हटाओ के नारे लगा लिए गए, लेकिन क्या गरीबी दूर की जा सकती है। यंग इंडिया में एक आर्टिकल चंद्रशेखर ने ही लिखा था, वो आर्टिकल की कॉपी आज संयोग से हमारे पास है। उन्होंने बहुत साफ 2-3 बातों का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था, देखिए, अगर सरकार अपने वादे पूरे नहीं करती तो जनतंत्र से लोगों का विश्वास हट जाएगा। आज की तारीख में अगर सरकार अपने वादे पूरे नहीं करती तो इस सरकार को लेके भक्ति भाव और जाग जाएगा। चीजें उलट गई। उस समय यह साफ तौर पर उन्होंने लिखा कि जनता का विश्वास तोड़ना एक खतरनाक खेल है। मौजूदा वक्त में जनता के विश्वास को
अपने वादों को अमल में ना ला पाने की परिस्थितियों को ही जीना शायद एक जबरदस्त काम हो गया है। इसीलिए अगर आप ध्यान दीजिएगा तो दो तीन बातें और होती है कि संसद के समर्थन से तो गरीबी नहीं हट सकती है, और समाज के भीतर का जो अभिजात्य वर्ग है उसको लेकर उस वक्त सवाल उठते थे कि आपको उनसे टकराना होगा। लेकिन यह किसे पता था कि धीरे धीरे संसद ही अभिजात्य वर्ग यानी रईसी तबके में कन्वर्ट हो जाएगी। और गरीबी हटाने के लिए सवाल यह नहीं है कि आप गरीबी में जिए हैं या नहीं जिए, सवाल यह है कि आपको अपने ही वर्ग के लोगों को काउंटर करना होगा, टकराना होगा। तो क्या मौजूदा वक्त में जब गरीबों का जिक्र होता है, किसानों का जिक्र होता है, मजदूरों का जिक्र होता है, तो यह सवाल बार बार उठ रहा है कि अगर ये आपके वोटर हैं तो आप इनकी बात को मानते क्यों नहीं हो? मानने से आपको टकराना होगा अपने ही रईस सांसदों के सोच, उसके विचार, उनके समाज से। क्या यह संभव है? शायद इसीलिए अक्सर यह कहा जाता है कि अमीरी के दिखावे को तो 24 घंटे में बंद किया जा सकता है, लेकिन गरीबी इस देश से हट जाए इसके लिए आपको 24 बरस भी कम पड़ेंगे। लेकिन क्या दिखावा ही इस देश की राजनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा हो जाएगा? क्योंकि जिस तरीके से खर्च इस दौर में बढ़ते चला गया है, हर उस संस्थान और इंस्टीट्यूशन का जो सरकार की जरूरत है, और सरकार ने अपने बजट को ही कम कर दिया एजुकेशन के फील्ड में, हेल्थ के फील्ड में, लेकिन पुलिसिया तरीके से जो चीजें हो सकती है, चाहे वो सीबी हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे इन सब के बीच अलग अलग ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनके जरिए सरकार को लगता है कि उसके अनुकूल उनका बजट बढ़ता चला गया। लेकिन बात यह नहीं है, बात उसके आगे की है। बात यह है कि 1971 में इंदिरा गांधी को जब जीत मिली थी तो जीत बड़ी शानदार मिली थी, और कहते हैं कि उसी के बाद कांग्रेस का संगठन जो था वो पंगु हो गया। अगर उसके रिफ्लेक्शंस 2014 में आप आइएगा तो नरेंद्र मोदी की जीत, हम बीजेपी की जीत यहां नहीं कहेंगे, नरेंद्र मोदी की जीत ने बीजेपी के संगठन को पंगु बना दिया। यानी 1971 के बाद कांग्रेस कमजोर होती चली गई और इंदिरा गांधी लार्जर देन लाइफ हो रही थी, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी लार्जर देन लाइफ होते चले गए। बीजेपी की परिस्थिति धीरे धीरे कमजोर, संगठन कमजोर होता चला गया, और आरएसएस जो बाहर से भी दबाव बनाता था उसके पास भी इसके अलावे कोई चारा नहीं था कि वह प्रधानमंत्री की तारीफ में कसीदे गढ़े, चाहे वो आरएसएस के हेडक्वार्टर के सामने दशहरा का दिन हो या फिर किसी भी बैठक के दौर की परिस्थिति हो। कोई सवाल ना हो, क्योंकि यही वो आरएसएस है जो अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में सवाल उठाती थी स्वदेशी को लेकर, एफडीआई को लेकर और उन तमाम नीतियों को लेकर जिन नीतियों को लेकर मौजूदा वक्त में दफन कर दिया गया है। उस समय बहस भी हो जाती थी। चीजें बदली नहीं है, ये 21वीं सदी का ही जिक्र है, सारी चीजें उसी वे में चल रही है। लेकिन एक बात यहां पर और समझनी चाहिए, भारत में सिर्फ 4 शासक ऐसे रहे हैं जिन पर सही मायने में जो कह सकते हैं हम कि संसदीय जनतंत्र की कोई सीमा लागू नहीं होती। नेहरू प्रधानमंत्री बने, उस समय उनके पास खुली छूट थी, वो जैसे मन चाहे इस देश को ले जा पाए, वो ले भी गए। उन्होंने मिक्स्ड इकोनॉमी जिस रूप में अपनाई, बड़ी इंडस्ट्री लगाई, बड़े बांध बनाई, ये उनकी सोच थी, वो किस रूप में ले जा रहे, और समाजवादी का नारा उन्होंने दिया, समाजवाद का नारा उन्होंने अपने तौर पर दिया। नेहरू की वो सोच थी, उसको उन समय कोई सवाल नहीं कर सकता था। उसके बाद इंदिरा गांधी 1971 में जिस तरह से बांग्लादेश को बनाकर आई, उसके बाद वह लार्जर देन लाइफ हो चली थी। और इंदिरा गांधी ने उस दौर में या उससे पहले की परिस्थिति में देखिए तो किया भी, सिंडिकेट खत्म किया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, माइंस का राष्ट्रीयकरण किया। उस दौर में, उस दौर के पॉलिटिशियन से पूछिएगा तो कहेंगे हाँ, जनता में उत्साह था, युवाओं में उत्साह था कि अब राष्ट्रीयकरण चीजों का हो रहा है। तीसरी परिस्थिति मोरारजी देसाई के साथ आई। जिस इमरजेंसी के बाद मोरारजी देसाई चुनाव जिस तरीके से जीत कर आए थे, वनकर पर भी किसी भी तरीके से संसदीय जनतंत्र की कोई सीमा नहीं थी, लेकिन जनता पार्टी अपने ही कंधों तले दबती चली गई, और जो हुआ वो आज बताने की जरूरत नहीं, वो नहीं कर पाए। चौथी स्थिति मौजूदा वक्त में नरेंद्र मोदी के साथ आई है। उन पर भी कोई जनतंत्र, संसदीय जनतंत्र की कोई सीमा नहीं है, उनको भी भारत को नए सिरे से गढ़ना है। लेकिन एक सवाल बार बार उठता है, भारत को अगर आपको गढ़ना है तो भारत को समझना होगा, भारत के भीतर घुसना होगा, उसे जानना होगा, वहां की गरीबी, वहां की भूखमरी, वहां का युवा, वहां की एजुकेशन, इन परिस्थितियों को देखना होगा, इस देश के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को देखना होगा। जब हम आपसे ये सवाल कर रहे हैं तो हमें लगता है कि
अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या मौजूदा वक्त के लोकतंत्र के दायरे में गवर्नेंस हमारी ऐसे चल रही है जिसमें बेसिक चीजों को उसने नकारना शुरू कर दिया है? इस बात का जिक्र इसलिए है क्योंकि हम एक बजट आपको बतलाते हैं, बजट की एक परिस्थिति बतलाते हैं, उसके कुछ डॉक्यूमेंट हमारे पास हैं। इन डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद लगता है एजुकेशन एक महत्वपूर्ण चीज होनी चाहिए। जो जीडीपी का हिस्सा है 2014 में वह खर्च होता था 0.53% जीडीपी का हिस्सा एजुकेशन बजट पे खर्च होता था। पिछले साल तक ही लेते हैं, 19-20 तक लेते हैं, 2020 में यह 0.43 पर आ गया। इस काल में लगातार 0.42, 41, 43 पर ही रहा है, ज्यादा नहीं हो पाया, कभी भी एजुकेशन का बजट नहीं बढ़ पाया। गवर्नमेंट का अपने ऊपर जो कुल एक्सपेंडिचर है वह भी संयोग से एजुकेशन को लेकर इस दौर में कम हो गया। मसलन 2014 में जो था वो 4.14% था, आज की तारीख में एजुकेशन का खर्च 3.40% है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है क्या जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है इस देश को आगे बढ़ाने का या भारत को जो गढ़ने का, उसमें एजुकेशन और हेल्थ तो जरूरत है, लेकिन उसका बजट भी कम कर दिया गया। तो ऐसे में अगला सवाल यह है कि बजट जो बढ़ाया जाता है वो सरकार के लिए जो पहली प्राथमिकता होती है उसी का बजट बढ़ाया जाता है। उसके दायरे में सरकार के कौन कौन से इंस्टीट्यूशन आते हैं ये कोई भी सवाल करेगा। उसमें संयोग से होम मिनिस्ट्री का योगदान मौजूदा वक्त में बहुत बड़ा हो गया है। 2014-15 में होम मिनिस्ट्री का बजट सिर्फ 65,745 करोड़ था, लेकिन आज की तारीख में होम मिनिस्ट्री के दायरे में हर कोई आ गया है। होम मिनिस्टर अमित शाह हैं, लेकिन होम मिनिस्ट्री का दायरा देखिए, सरकार की पहली जरूरत हो गई तो वो 65,000 से बढ़कर 1,66,000 करोड़ पर पहुंच चुका है। यानी इतनी बढ़ोतरी हो सकती है। दूसरी जरूरत होती है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन का बजट 69 करोड़ था 2014-15 में, आज की तारीख में वो 269 करोड़ हो गया है। कितना बढ़ गया है बजट? एजुकेशन का नहीं बढ़ा, हेल्थ का नहीं बढ़ा। इसी तरीके से आपके जहन में जो भी प्राथमिकता आती है, जो लगता है कि लोगों से जुड़ा हुआ है ये, उसका जब बजट देखिएगा तो नहीं बढ़ा है, क्योंकि जिन बातों का हम आपसे जिक्र कर रहे हैं उसमें आपके जहन में तुरंत आएगा कि तोते का जिक्र कर दीजिए, सीबीआई का जिक्र कर दीजिए। सीबीआई का बजट डबल हो गया इन 4 साल में, 443 करोड़ से 835 करोड़ तक पहुंच गया। हर उस चीज का बजट बढ़ता चला गया। सवाल यह है कि इसी दौर में हमको लगता है कि कुछ सवाल इस देश के भीतर में जब जब इलेक्शन का जिक्र होगा, इमरजेंसी का जिक्र होगा, और इमरजेंसी नहीं है डेमोक्रेसी का जिक्र होगा, तो सुप्रीम कोर्ट का जिक्र होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को ही संविधान की व्याख्या करनी है। उस संविधान की व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस दौर में कौन कौन से फैसले दिए, वो फैसले कोई छुपाने की चीज नहीं है, सारी चीजें आंखों के सामने हैं। और एक्स चीफ जस्टिस कैसे पार्लियामेंट में पहुंच गए, उनको कैसे चंद महीनों के भीतर ही नॉमिनेट राज्यसभा के लिए कर लिया गया, और नॉमिनेशन के बाद उन्होंने किस तरीके से एक चैनल के साथ बातचीत करते हुए क्या बातें कही कि कैसे जो सुप्रीम कोर्ट की भूमिका है वो क्या होनी चाहिए। ये सारी चीज आप खोजिएगा तो आपको गूगल में मिल जाएगा। लेकिन हम जो आपको बताना चाहते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट का बजट बढ़ गया तो आपके जहन में सवाल होगा ये बजट बढ़ता कहां है। हम आपको बताते हैं, 2015 में जो सैलरी मिलती थी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और तमाम अधिकारियों को, वह तकरीबन 137 करोड़ थी। आज की तारीख में वो बढ़कर 229 करोड़ हो गई है। इजाफा जबरदस्त है। नई नियुक्तियां हुई होंगी, या जो उनको पैसा पहले मिल रहा था अब ज्यादा पैसा मिल रहा है। इतना ही नहीं, जो कि एक लिहाज से समझिए कि सुविधाओं की अपरंपार जो बात को जिक्र हम आपसे कर रहे हैं, डोमेस्टिक ट्रैवल जो होता था उस पर खर्च आता था 2015 में लगभग 53 लाख एक साल में। आज की तारीख में वह 1,21,000 डोमेस्टिक पे है। इंटरनेशनली जो खर्च होता था 2015 में वह होता था 1,44,000 रुपए फॉरेन ट्रिप पे खर्च होता था। डोमेस्टिक ट्रिप पे भी बढ़ गया, 53 लाख से बढ़कर 1,21 लाख हो गया, और फॉरेन ट्रिप बढ़कर हो गया 1,44 लाख से बढ़कर हो गया 2,55 लाख। यह भी फॉरेन ट्रिप्स का बढ़ गया। ऑफिशियल एक्सपेंसेस यह भी बढ़े हैं, और यह तकरीबन बढ़े हैं 22 करोड़ से बढ़कर 36 करोड़ हो गए हैं। अलग अलग तरीके से हर फील्ड में बढ़ते चले गए हैं। ऑफिशियल एक्सपेंसेस हुए या इवन मेडिकल ट्रीटमेंट तक की स्थिति में, उसमें भी बड़ा इजाफा हो गया है।
उसमें तकरीबन 5 करोड़ 74 लाख रुपए खर्च होते थे 2015 में। आज लगभग 8 करोड़ 88 लाख रुपए खर्च होते हैं आज की स्थिति में। हम इस बात का इसलिए जिक्र कर रहे हैं कि सुविधाएं सबको मिलनी चाहिए। इस देश में नागरिकों की हैसियत संविधान के महत्व एक बराबर है, अधिकारियों की स्थिति एक बराबर है। सवाल यह है कि एचआरडी मिनिस्ट्री में काम करने वाला शख्स सीबीआई में काम करने वाले शख्स से बहुत कमजोर है। सवाल है ईडी में काम करने वाला शख्स इस देश के मेडिकल फील्ड में काम करने वाले शख्स की तुलना में बहुत आगे है। अगर दोनों आईएएस को भी ले लीजिएगा या आईपीएस की रैंकिंग में भी ले आइएगा तो भी समझने की कोशिश कीजिए कि यह डिफरेंस क्यों आया है। हमको यहां पर लगता है कि कुछ बातों को और समझने की जरूरत है। ध्यान दीजिए तो तरीके जो थे, इंदिरा गांधी के दौर में किचन कैबिनेट काम करती थी, मौजूदा वक्त में ज्वाइंट सेक्रेटरी बड़ा पावरफुल हो गया। और यह एक लिहाज से इस रूप में ज्वाइंट सेक्रेटरी पावरफुल है कि सेक्रेटरी जो होता है उनकी लॉबी बीच में ना आए तो ज्वाइंट सेक्रेटरी के साइन से ही सारे काम होते हैं। इस गवर्नेंस में जिस डेमोक्रेसी को हम लोग मौजूदा वक्त में देख रहे हैं उसमें ज्वाइंट सेक्रेटरी की भूमिका सबसे बड़ी हो जाती है। और इसी दौर में सबसे ज्यादा नियुक्तियां प्रोफेशनल्स की इस रैंकिंग में सबसे ज्यादा हुई है। इसका मतलब है कि जो आईएएस भी करते हैं और अलाइड सर्विस में आते हैं और उनकी जो फर्स्ट भूमिका जो होती है उस भूमिका को भी जीने के लिए सरकार ने ऐसी व्यवस्था की कि प्रोफेशनल्स उसमें आना शुरू कर दें। यानी चीजें कैसे धीरे धीरे बदलती चली जा रही है, यह भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए हो चला है क्योंकि दोबारा लौट चलिए इस, जब हम जुडिशरी का आपसे जिक्र कर रहे हैं तो दोबारा एक परिस्थिति आपको बताते हैं। मौजूदा वक्त में अक्सर यह कहा जाता है कि सरकार के फैसले के खिलाफ जुडिशरी कैसे जा सकती है। जो सरकार ने सोच लिया तो कोई फैसला भी ऐसा आता नहीं है जिसमें लगे कि सरकार को झटका लग गया हो, नहीं लगता है। हमको लगता है आज की स्थिति का एक आकलन इंदिरा गांधी से आपको करके बतलाते हैं। इसका जिक्र भी उस दौर को लेकर और उस दौर में जेल डायरी को लेकर जो चंद्रशेखर ने जिक्र किया था, बड़ा शानदार जिक्र किया था। जब इलाहाबाद हाई कोर्ट से हार गई इंदिरा गांधी तो उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट में हम दाखिल करेंगे उसके खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट का जब सुनवाई पूरी हो गई और फैसला आने वाला था, ये 9 अक्टूबर का जिक्र हम आपसे करें, 9 अक्टूबर 1975, तो चंद्रशेखर अपनी जेल डायरी में जिक्र करते हैं कि दरअसल जितने भी कैदी और कर्मचारी थे जेल के भीतर में, सब कोई बहुत साफ तौर पर कह रहे थे कि फैसला तो इंदिरा गांधी के हक में ही होगा। इंदिरा के खिलाफ निर्णय देने का न्यायाधीशों में हिम्मत ही नहीं है, इन शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा था। और कोई निष्पक्ष होकर कैसे काम कर सकता है, और इलाहाबाद में ही जस्टिस सिन्हा की यह स्थिति आपने नहीं देख ली तो क्या तब की स्थिति और अब की स्थिति में क्या अंतर है, ये आप सोचिए। तब इमरजेंसी थी, आज इमरजेंसी नहीं है। यह स्थिति एक एनालिटिकल चीजों को समझने की कोशिश कीजिए जो इंस्टीट्यूशन के लिहाज से आप समझ सकते हैं। दूसरी स्थिति, जब फैसला आया, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया तो उस समय इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, सूचना प्रसारण मंत्री इंद्र कुमार गुजराल हुआ करते थे। संजय गांधी ने उन्हें बुलवाया और उनसे कहा जिस तरीके से फैसला आया उसको बताने के जो तरीके हैं वह भी तो बदले जा सकते थे। आप यह भी काम नहीं कर पाए क्योंकि पीटीआई और यूएनआई 2 एजेंसी थी जिसके जरिए पहली खबर आई थी। वो खबर लाने में आपको क्या दिक्कत थी? उस खबर को बताने के तरीके भी तो अलग होने चाहिए। सीधे उन्होंने फाइल किया और ये आप ट्रेनिंग भी नहीं दे पाए और बहुत डपटा गया उसके बाद। सवाल यह है कि उस समय जब इंद्र कुमार गुजराल को ये डपटा जा रहा था और बताया जा रहा था कि जो पीटीआई यूएनआई है उसका 80% पैसा सरकार देती है और आप सत्ता और सरकार से जुड़ी खबर जो इनके खिलाफ हो उसको अगर बदल भी नहीं सकते हैं तो फिर इसके क्या मतलब होंगे। क्योंकि याद कीजिए उसके तुरंत बाद इनको समझ में आया, देश के सूचना प्रसारण मंत्री बदले, उस समय विद्याचरण शुक्ल आ गए। उन्होंने अपने तौर पर फिर जिस रूप में शुक्ल जी ने जिस रूप में चीज़ों को संभाला और किया, उस समय जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तारी हुई थी दिल्ली के गांधी पीस फाउंडेशन से, जीपीसी से, जो आईटीओ के पास है। और वहाँ पर पत्रकार रात में पहुँच गए तो उसमें भी पीटीआई यूएनआई के लोग थे। उन्होंने पूछा जयप्रकाश नारायण से उनकी प्रतिक्रिया, तो जयप्रकाश नारायण ने जो शब्द कहे वह शब्द उसके बाद नहीं आ पाए और 18 महीने तक नहीं आ पाए। लेकिन संयोग से उस रात पीटीआई ने जारी कर दी वो, उसमें उन्होंने लिखा था विनाश काले विपरीत बुद्धि इंदिरा गांधी को लेकर। लेकिन चंद मिनटों के बाद हुआ आदेश ऊपर से तो उसको कहा गया किल 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 किल, वो प्रिंटर में आ जाता था किल स्टोरी कीजिए, इसको किल कर दीजिए स्टोरी। वह स्टोरी
मुश्किल हो गई। मौजूदा वक्त में पीटीआई, यूएनआई, आईएएनएस, दूरदर्शन, अब तो संसद न्यूज चैनल, लोकसभा और राज्यसभा को मर्ज कर दिया गया, इन बातों का जिक्र करने की जरूरत नहीं है। क्या कोई रिपोर्ट फाइल कोई भी प्राइवेट न्यूज चैनल कर सकता है? जिन बातों को लड़ने की ताकत या सही सूचना देने की परिस्थिति में न्यूज चैनल आ जाए, नहीं आ पाएंगे। लेकिन फिर लौट चलिए उस पीरियड में, तो उस पीरियड में आपको बहुत सारे नाम निकल कर आएंगे जो पत्रकारों के नाम थे उस पीरियड में, चाहे वह अपने तौर पर निहाल सिंह थे, उस पीरियड में विश्वनाथ थे, जॉर्ज वर्गीज थे, बहुत सारे जर्नलिस्टों के नाम थे जो कि उस समय लड़ाई लड़ रहे थे। विश्वनाथ जी थे जो सरकार से हालांकि एडिटोरियल ब्लैंक छोड़ देते थे, टैगोर की कविता लिख डालते थे उस पर। ये सारी परिस्थितियों को उस पीरियड में जिया गया, लेकिन मौजूदा वक्त में आपको ऐसी परिस्थिति नहीं आएगी। तो आखिरी सवाल यहां निकल कर आता है, क्या वाकई मौजूदा वक्त के लोकतंत्र में भारत इतना चकाचौंध से प्रेरित हो चला है, विकास की पराकाष्ठा पे है, और शायद जिंदगी जीने की वो तमाम सहूलतें सरकार जनता को दे पा रही है, जिससे इस देश में रोजगार अपरंपार है, उत्पादन बढ़ा हुआ है, यहाँ पर एक्सपोर्ट बड़ी तादाद में हो रहा है, लोग खूब गाड़ियाँ भी खरीद रहे हैं, जी भी रहे हैं 5 सितारा जीवन भी। क्या ये सब कुछ हो रहा है या ठीक इसके उलट हो रहा है? और ठीक उलट हो रहा है तो इन बातों का जिक्र क्यों नहीं हो पाता है? और अब जब कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में रैली भी होगी तो उस रैली में जितने लोगों की तादाद की मौजूदगी होगी, क्या सभी कोलकाता के होंगे या कहीं से लाए हुए होंगे? इसको लेकर भी क्या कोई रिपोर्ट फाइल होगी, या फिर आने वाले वक्त में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, चाहे वो सीएम हो या पीएम हो, सरकार का कोई अधिकारी वहां पर ना सहयोग करे, ना सरकार की संपत्ति का इस्तेमाल किया जाए? क्या इस तरह की सोच और धार्मिक भावनाओं को ना उभारा जाए? क्या इस तरह वोटरों को लाभ ना दिया जाए, पैसे ना बांटे जाए? क्या इन बातों की तस्दीक मीडिया कर सकता है? अभी कर सकता है क्या? अगर कर सकता है तो ये लोकतंत्र है, नहीं कर सकता है तो वो इमरजेंसी तब की है, अब की नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।